वेलकम टू IASC लर्निंग, जहां यूपीएससी स्टूडेंट्स को मिलती है ऑथेंटिक और डीप करंट अफेयर्स कवरेज। आज की जो ये वीडियो होने वाली है हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट पर। ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आपके बीपीएससी, इससे रिलेटेड आप AEDO दे रहे हैं, आप भी SSC दे रहे हैं, आप BPSC दे रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है एग्जाम में। इसे करने के बाद आपके 1 से 2 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। और इस वीडियो को आपको सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुन लेना है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह 2 से 3 बार सुन लेना है। और अगर आपको वीडियो की स्पीड धीरे लगे तो आप इसे 2x पर देख सकते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, हमारा जो फोकस रहेगा वो मेनली फोकस रहेगा बिहार पे। ऑफन कॉल्ड, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट को हम और क्या भी कहते हैं, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को हम अगस्त रिबेलियन भी कहते हैं, अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। अगस्त रिवॉल्यूशन मतलब अगस्त क्रांति, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट को अगस्त रिवॉल्यूशन यानी अगस्त क्रांति कहते हैं। ये स्टार्ट कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। कहाँ पे हुआ था? गोवालिया टैंक मैदान, बॉम्बे। ये पूछे जाते हैं फैक्ट, इसलिए ध्यान रखना है। और अगर लीडर की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो लीडर होते हैं, महात्मा गांधी जी जो मेन लीडर होते हैं। और यहीं पर एक स्लोगन दिया है गांधी जी ने, डू और डाई, यानी यहाँ पर वो फेस आ चुका था जब गांधी जी की जो हर सीमाएं थी, वरना गांधी जी कभी भी जो है वायलेंस को प्रमोट नहीं करते थे। और ये वो फेस था जब इनिशियल फेस था वो नॉन वायलेंट मूवमेंट था। इनिशियल फेज में जो मूवमेंट था वो नॉन वायलेंस था, बट लेटर फेज में जो मूवमेंट था वो वायलेंस हो जाता है। और यहीं पर जो गांधी जी ने जब नारा दे दिया डू और डाई, और यही नहीं, ये सोचने वाली बात है, ये सोचिए कि वो क्या मंजर रहा होगा जब गांधी जी ने वर्डिक्ट दिया यू मे एक्ट अपॉन इट, यानी गांधी जी ने पहली बार जनता को डायरेक्ट एक्शन की छूट दी। गांधी जी वही गांधी जी हैं जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था। गांधी जी वही गांधी जी हैं जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह करा था। गांधी जी वही गांधी जी हैं जिन्होंने बिना किसी वायलेंस के सारे जितने भी रिवॉल्यूशन से करे थे, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने इसलिए वापस ले लिया था क्योंकि चौरी चौरा का कांड हो गया था। और यहां सोचिए गांधी जी ने खुद डायरेक्ट एक्शन कह दिया। एवरी इंडियन हु डिजायर फ्रीडम मस्ट बी हिज ओन गाइड, ये भी गांधी जी ने कहा। लिव इंडिया टू गॉड एंड अनार्की, ये भी गांधी जी के द्वारा कहा गया। ये स्टेटमेंट्स आपको ऐसे ही नहीं दिए गए, ये पेपर में पूछे जाते हैं कि यू मे एक्ट अपॉन इट किसके द्वारा और कब दिया गया। तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान गांधी जी द्वारा दिया गया। इसी में आगे चलते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा लीडर्स इन बिहार। मेन लीडर इन बिहार की बात करें तो जो मेन लीडर हमारे बिहार में थे जो कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट को नेतृत्व दे रहे थे, वो थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वही हैं जिनका कोई भी एक दुश्मन नहीं है। राजेंद्र प्रसाद अंजुमन इस्लामिया हॉल में एक बैठक बिठाते हैं स्टूडेंट्स की, और वहीं पे एक WG आर्चर जो होता है वो डिप्टी कलेक्टर होता है, और उसे इसके इंफॉर्मेशन पर लग जाती है कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं उन्होंने एक पटना हॉल में स्टूडेंट्स की सभा बुलाई है। और इसी के बाद यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। सबसे पहले महात्मा गांधी अरेस्ट होते हैं, महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा बाई अरेस्ट होती हैं, और ये सभी जो मेन लीडर होते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसी के साथ सरोजनी
नायडू जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और इन तीनों को कहाँ रखा जाता है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आगा खान पैलेस। तो इन तीनों को कहाँ रखा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ फैक्ट ही नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इन्हें कहाँ रखा जाता है, आगा खान पैलेस। और इसी के साथ 9 अगस्त को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है उसे इलीगल घोषित कर दिया जाता है, और ये जो मूवमेंट होता है वो विदाउट लीडरलेस मूवमेंट हो जाता है, और इसी के दौरान ये मूवमेंट वायलेंस हो जाता है। और इसी के साथ देखें तो अभी तक गांधी जी, कस्तूरबा बाई, ये सभी अरेस्ट हो चुके हैं, यानी कांग्रेस के जितने भी मेन लीडर हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं, और राजेंद्र प्रसाद जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद जी को अरेस्ट कर कर कहाँ रखा गया, जो इन्हें अरेस्ट करा गया, तो राजेंद्र प्रसाद जी को किस जेल में रखा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, और किस ऑपरेशन के द्वारा ज्यादा क्वेश्चन आता है कि किस ऑपरेशन, तो राजेंद्र प्रसाद जी को ऑपरेशन 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने बता दिया आपने सुन लिया, ऑपरेशन 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर के तहत राजेंद्र प्रसाद जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके बाद जो मेन भीड़ भड़कती है वो भड़कती है अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह वही हैं जिन्हें हम बिहार विभूति कहते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह वही व्यक्ति हैं जो फर्स्ट डेप्टी सीएम बनते हैं। अनुग्रह नारायण सिंह वही व्यक्ति हैं जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। कहाँ? बिहार में। अनुग्रह नारायण बाबू जो होते हैं वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं स्टूडेंट्स के बीच में। आपके भी कोई ना कोई फेवरेट टीचर होगा, उसी की तरह अनुग्रह बाबू जो होते हैं वो बहुत फेमस टीचर होते हैं। और जैसे ही 11 अगस्त को उन्हें अरेस्ट करा जाता है तो जो ईस्ट सेक्रेटेरिएट होता है ना का, वहां पर 7 स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, और 7 स्टूडेंट में एक नाम आता है, वो धरती क्या धरती होगी, यानी जिन्होंने जगपति कुमार जी को जन्म दिया, वो माँ क्या माँ होगी, ये सोचिए। जगपति कुमार वही व्यक्ति हैं, ये केवल एक अकेले ग्रेजुएट होते हैं। जगपति कुमार एक अकेले ग्रेजुएट होते हैं, और ये इनके साथ उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी पद चौधरी जबलपुर से, राजेंद्र सिंह सारण से, राम गोविंद सिंह पटना से, ये सभी मिलकर जो पटना का ईस्ट सेक्रेटेरिएट है, इसे ईस्ट सेक्रेटेरिएट गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो ईस्ट सेक्रेटेरिएट गोलीकांड कब हुआ था, तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। और इसी के दौरान इनका नाम आपको याद रखना है। जी हाँ, बिल्कुल आपको नाम ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पेपर में किसी को एक नाम दे देगा और पूछ लिया जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। और यहाँ का मंजर सोचिए, क्या मंजर होगा उस समय जब ये लोग पहुंचते हैं ईस्ट सेक्रेटेरिएट, और वहां पर जो ब्रिटिश का फ्लैग होता है, यूनियन जैक का, उसको हटा देते हैं और इंडियन फ्लैग लहराते हैं। और वो मंजर क्या होगा जब WG आर्थर गोली पे गोली चला रहे होते हैं, और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक गिरता है दूसरा अपने झंडे को, और झंडे को गिरने नहीं दिया जाता है। और हम लोग आज का क्या काम करते हैं, जात पर वोट देना है। यहाँ पर आपको लग रहा है किसी का कम भागीदारी है क्या? यहाँ पे आप देख रहा है आपको कि किसी जात ने ज्यादा पार्टिसिपेशन करा हो या किसी जात ने कम? नहीं, हर किसी का बराबर योगदान है, क्या है वो मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी कास्ट का हो, सबका बराबर योगदान है। ये WG आर्चर वही है जो DC होता है, और इसने एक कोट दिया था, द डिस्टर्बेंस ऑफ 1942 इन बिहार वर द मोस्ट सीरियस रेबेलियन सिंस 1857। यानी 1857 की क्रांति के बाद ये पहला बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है जो बहुत सीरियस है। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट WG आर्थर कहता है। और ये सब क्या मंजर रहा होगा सोचिए, गोली चल रहा है और झंडे को गिरने नहीं दिया जा रहा। आज के समय हम झंडा लेते हैं, देखते हैं रोड पे पड़ा हुआ है, तो ये ऐसी देशभक्ति होनी चाहिए। ये
और इसी देशभक्ति के साथ अब ये बताइए कि ट्रू पैट्रियट किसे कहा जाता है और किसने कहा था? ट्रू पैट्रियट किसे कहा जाता है? अगर आपने ये बता दिया, आपको कमेंट करना है कि ट्रू पैट्रियट किसे कहा जाता है। अब मैं आपको अगर हल्का सा, तिलक साहब को कहा जाता है, तिलक साहब को और क्या कहा जाता है? लोकमान्य तिलक। और लोकमान्य तिलक को ट्रू पैट्रियट किसने कहा था? तो ए ओ ह्यूम। तो अब बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट की। जब ये सब अरेस्ट हो जाते हैं तो कुछ फेडरल गवर्नमेंट चलती है, जैसे फेडरल सेल्फ गवर्नमेंट। अगर हम बात करें तो चिट्टू पांडे, चिट्टू पांडे बलिया में सेल्फ गवर्नमेंट चलाते हैं। और यही बात करें हम कि सबसे लॉन्गेस्ट जो सेल्फ गवर्नमेंट थी वो कहाँ चली थी, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप इसको नोट कर चुके होंगे या फिर आप सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुन चुके होंगे। और इसी के साथ अगर हम लॉन्गेस्ट की बात करें कि लॉन्गेस्ट सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ की थी, तो सतारा में, सतारा में सबसे लॉन्गेस्ट सेल्फ गवर्नमेंट थी। और वो कौन थे? नाना पाटिल। अब इसी के साथ कुछ रेडियो स्टेशंस जो थे, अब सबको अरेस्ट कर लिया गया, तो रेडियो स्टेशन जो चलाने का यानी उसमें प्रसारण का कि कांग्रेस के सभी नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, ये ऐसा पता चलेगा तो रेडियो के द्वारा। रेडियो की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो दी गई थी उषा मेहता। आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि महिलाओं का योगदान नहीं था? देखिए उषा मेहता जो महिला है, उनका रेडियो स्टेशन को रन कर रही हैं। जिस समय देश में वायलेंस पूरा फैला हुआ है उस समय पर ये, और इसी के साथ कुछ अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाए जाते हैं। और अंडरग्राउंड जो मूवमेंट चलाने का काम दिया जाता है वो दिया जाता है अरुणा आसिफ। अरुणा आसिफ और अरुणा आसिफ के साथ सुचिता कृपलानी। इनको ये अंडरग्राउंड जो मूवमेंट है उनको देखती हैं। और अगर हम हीरो की बात करें तो एक ही हीरो है हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट के, वो है हमारे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो ये जयप्रकाश नारायण वही जयप्रकाश नारायण है जिनके नाम पर पटना का एयरपोर्ट है। पटना एयरपोर्ट का नाम क्या है? लोकनायक एक सेकेंड ना। पटना का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक किसे कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। और लोकमान्य किसे कहते हैं? तो तिलक साहब को। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म होता है शताब्दी आरा सारण में। और ये जयप्रकाश नारायण जो होते हैं इनकी भागीदारी आप ये सोचिए कि ये पटना कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। पटना कॉलेज में ये पढ़ रहे होते हैं, इनके एग्जाम के 20 दिन बचे होते हैं। और एग्जाम के जब 20 दिन बचे होते हैं उसी टाइम पे ये स्पीच सुन लेते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की। मौलाना अब्दुल कलाम की आजाद जी की स्पीच सुनने के बाद ये उस समय कौन सा मूवमेंट चल रहा होता है? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और उसी के बाद ये वहां से कॉलेज से उस कॉलेज को छोड़कर ज्वाइन कर लेते हैं किसको? तो बिहार विद्यापीठ को ज्वाइन कर लेते हैं पटना कॉलेज को छोड़कर। और ये बिहार विद्यापीठ के जो वाइस चांसलर थे वो कौन थे? बिहार विद्यापीठ के जो वाइस चांसलर थे वो थे हमारे ब्रज किशोर प्रसाद। और जो ब्रज किशोर प्रसाद की जो बेटी हैं उनका नाम क्या है?
प्रभावती देवी। प्रभावती देवी को गांधी जी क्या कहते थे? दत्तक पुत्री। दत्तक पुत्री यानी गांधी जी की दत्तक पुत्री किसे कहा जाता है? तो प्रभावती देवी। ठीक है, अब प्रभावती देवी वही हैं जिनकी जेपी से शादी होती है, जयप्रकाश नारायण जी से शादी होती है। और 1920 अब जेपी जो होते हैं इसके बाद बाहर पढ़ने चले जाते हैं और वहां से वापस आते हैं। तो जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले में पढ़ने चले जाते हैं और वहां से जब वो वापस आते हैं तब 1929 का आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है। कहाँ होता है? लाहौर में। और नेहरू जी इनको इनवाइट करते हैं। नेहरू जी इनवाइट करते हैं कि जेपी को कि आईएनसी ज्वाइन कर लें, और यहाँ जेपी जो है आईएनसी को ज्वाइन कर लेते हैं। फिर 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा होता है तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और अरेस्ट करके कहाँ रखा जाता है बताइए? इनको अरेस्ट करके नासिक के जेल में रखा जाता है। और जेपी की कहानी यहाँ थोड़ी खत्म होने वाली है। और इसके बाद जब क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जेपी को अरेस्ट करा जाता है तब इन्हें हजारीबाग जेल में रखा जाता है। हजारीबाग जेल में इनको रखा जाता है। वहीं पर अरेस्ट हुए होते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह, गुलाब चंद गुप्ता, नित्यानंद सिंह, रामानंद सिंह। ये इन सब वीरों की गाथा तो अलग ही है। इन्हीं सब की देन है आज हम और आप आजाद हैं। हजारीबाग जेल कांड हम सब ने, अगर आपने पहले बिहार का कोई एग्जाम दिया है तो आपने पढ़ा होगा, नहीं तो अभी आप जान लेंगे कि 9 नवंबर 1942 को दीपावली होती है। जब सब दीपावली मना रहे होते हैं तब जेपी हजारीबाग के जेल में बंद होते हैं। और यहीं पे ये सब जितने होते हैं डॉक्टर मनोहर लोहिया से लेकर रामानंद सिंह, ये सभी अप्रोच करते हैं जेपी को कि आज जो सभी छुट्टी पर हैं और आज भाग चलते हैं। तो जेपी जो होते हैं उनकी तबीयत खराब होती है, इनको लूज मोशंस होते हैं, और लूज मोशंस की वजह से ये बिल्कुल चलने फिरने के लायक नहीं होते हैं। तो जेपी कहते हैं कि हम कैसे जाएंगे? और ये सोचिए क्या दिल रहा होगा, क्या कलेजा रहा होगा इनका, कि जो बाकी होते हैं उन्होंने कहा आप एक बार बस हमको मार्गदर्शन प्रदान करिए, हम आपको अपने कंधे पर ले चलेंगे। हजारीबाग जेल से गया का दूरी 100 किलोमीटर से ऊपर है। और सोचिए कि जेपी को अपने कंधे पर कभी राम मनोहर लोहिया उठाते हैं, अगर वो थक जाते हैं योगेंद्र शुक्ला उठाते हैं, सूरज नारायण उठाते हैं, शालिग्राम उठाते हैं, और ये पहुंच जाते हैं गया। अब जब ये गया पहुंच जाते हैं तब अंग्रेजों को जब पता चलता है कि जेपी जेल से भाग चुके हैं तब ये लोग 10,000, उस समय सोचिए 10,000 का इनाम रखा जाता है कि जो भी जेपी के बारे में बताएगा उसे 10,000 का। अब जब जेपी कभी हाथ आने वाले हैं, जब वो अपने जगह पर पहुंच चुके हैं, तब वहां से वो नेपाल चले जाते हैं। नेपाल में कहाँ जाते हैं? बकरी का टापू। बकरी का टापू कहाँ है? रामविलास जंगल। और वहीं पर वो निर्माण करते हैं आजाद दस्ता। आजाद दस्ता का निर्माण कौन करते हैं? जेपी साहब। कहाँ करते हैं? नेपाल में। नेपाल में कहाँ? बकरी का टापू। बकरी का टापू कहाँ है? रामविलास जंगल में। जब तक आप याद नहीं कर लेंगे मैं रिपीट करता रहूंगा, आपको याद करवाना है। और आजाद दस्ता को क्या कहा जाता है? तो गोरिल्ला आर्मी। आजाद दस्ता को गोरिल्ला आर्मी कहा जाता है। और जो रामविलास का जंगल है वो कहाँ है? कोसी के बेड पर। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आजाद दस्ता का जो सुप्रीम कमांडर था, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो जेपी। और इस आजाद दस्ता का जो ट्रेनिंग्स देखते हैं वो कौन देखते हैं? वो देखते हैं नित्यानंद सिंह। और आजाद दस्ता का जो कम्युनिकेशन होता है, यानी अभी भी आप देखते हैं ना आईएसएस और ये सब
कोई ग्रुप आता है, कहता है इस घटने का जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो ऐसे ही उस समय पे कोई कांड करते थे ये लोग, तो आके कम्युनिकेशन जो देखते थे वो लोहिया साहब देखते थे, और वो आके एक्सेप्ट करते थे कि ये जो कांड है ये आजाद दस्ता के द्वारा करा गया है, और इसी के साथ बिहार आजाद दस्ता बनता है। बिहार आजाद दस्ता। और बिहार आजाद दस्ता को लीड कौन करता है? तो सूर्य नारायण सिंह। सूर्य नारायण सिंह कौन है? जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, सूर्य नारायण सिंह, जो जेपी को लेके जाते हैं जेल से। और सिवान में क्विट इंडिया मूवमेंट जो होता है वो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव देखते हैं। यानी अगर बात आ जाए कि सिवान में क्विट इंडिया मूवमेंट को कौन लीड कर रहा होता है, तो याद रखना है फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। और ये बात करा जाए बक्सर में कौन लीड कर रहा होता है, तो बक्सर में कपिल मुनि। और इसी के साथ पूछा जाए कि कटिहार में कौन कर रहा होता है, तो कटिहार में एक दल बनता है जिसका नाम होता है ध्रुव दल। ध्रुव दल। और इस ध्रुव दल को बाद में जेपी ज्वाइन करते हैं और सुप्रीम कमांडर बनते हैं जेपी किसके, तो ध्रुव दल के। ध्रुव दल कहाँ बनता है, तो कटिहार में। जयप्रकाश नारायण। अगर हीरो तो हमने जान लिया कि हीरो जो है हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट के जेपी हैं, तो हीरोइन कौन है? अरे अभी की जो ये होती हैं रेटानॉल लगाएंगे जी, हैं, वो सैलिसिलिक एसिड लगाएंगे, तो विटामिन ई का टैबलेट लगाएंगी। अरे इनकी ये देखिए, ये होती हैं तारा रानी श्रीवास्तव। तारा रानी श्रीवास्तव। ऐसा कलेजा होना चाहिए। जब फुल सिवान में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव लीड कर रहे होते हैं और जो झंडा होता है वो कहते हैं इंडिया का झंडा लहराएंगे, और वहां पर इनके सर पर वार हो जाता है और इनका ब्लड निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है, रुकता नहीं है। तब ये अपने आंचल से इनका, अपने हस्बैंड का सर बांधती हैं, और लेकिन अपना जो झंडा होता है उन्हें गिरने नहीं देती। और ये सोचिए क्या एक्ट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड करेज होगा, ऐसा होना चाहिए। और बात करें कि इसके बाद जेपी जो है वो सिर्फ यहीं नहीं खत्म होते हैं। जेपी का जो जयप्रकाश नारायण की बात करें तो लाहौर जेल में जब ये जाते हैं, वहां एक बुक लिखते हैं इन लाहौर फोर्ट, आगरा में। और 12 अप्रैल 1946 को जेपी रिलीज होते हैं जेल से, और जयप्रकाश दिवस के रूप में कब रिलीज होते हैं, 12 अप्रैल 1946। जब 12 अप्रैल 1946 को जेपी को रिलीज करा जाता है, तब इसी को जेपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जेपी दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अप्रैल 1946 को। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है। और जब इंटरिम गवर्नमेंट होता है, इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू इनवाइट करते हैं जेपी को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जेपी जो है वो डिनाई कर देते हैं। अब ये पॉलिटिक्स से थोड़ा हटते हुए जाते हैं। जयप्रकाश जी का जो ध्यान है वो पॉलिटिक्स से हटता हुआ चले जाता है, और 1952 में 1952 में जेपी एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं।
जेपी जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन करता है, और ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो होती है वो दो पार्टियों के मिलने से बनती है, एक सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी जो होती है वो होती है किसान मजदूर सभा। किसान मजदूर सभा, ये दोनों मिलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनती है। और क्वेश्चन आ सकता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कौन से ईयर में बनती है, तो 1952 में। और वहां ढहचू ढहचू करके नहीं आना है। और इसी के बाद बात करें तो 1974-75 में जब इमरजेंसी लगता है, जब 1974-75 में इमरजेंसी लगता है तो जेपी लेटर लिखते हैं इंदिरा गांधी को, डियर इंदू, आप बहुत ज्यादा मन के मुताबिक काम कर रही हैं, ये आपका जो एक्शन है वो सराहनीय नहीं है। 2 से 3 लेटर लिखते हैं जेपी, लेकिन जब उनका रवैया नहीं बदलता है तब जेपी लिखते हैं डियर प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ जो इंदिरा गांधी होती हैं वो समझ जाती हैं कि अब ये रिश्ता जो है चाचा भतीजे का नहीं रहा, और जेपी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब जेपी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो आपको क्या लगता है कि 5 जेपी सीधा अनाउंस कर देते हैं, पुलिस जितने भी सरकार के लिए काम करते हैं उनको कह देते हैं जेपी कि आज के बाद आपको सरकार की कोई भी आदेश का पालन नहीं करना है। और 5 जून को हम क्या मनाते हैं बताइए? 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? 5 जून को जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं संपूर्ण क्रांति दिवस। 5 दिवस को हम संपूर्ण क्रांति दिवस सेलिब्रेट करते हैं। संपूर्ण क्रांति दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और इसी यही जो है संपूर्ण क्रांति दिवस, और यहीं से सबका ये जो आपके नेता हैं, हमारे नेता हैं बिहार के, लालू जी, नीतीश जी, ये सब इसी जेपी मूवमेंट की उपज है। और जेपी के बारे में जितना कहेंगे उतना कम है। बाकी हमारे पेपर के प्रोस्पेक्ट से जितना हमने करा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा जेपी से। बाकी आप इसे सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुने हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम ट्राई करेंगे कि रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म या फिर किसी इंपॉर्टेंट लीडर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आए। बाकी थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।